गुड आफ्टरनून सर। बच्चे सर व्हाट्सएप चेक कीजिए ना सर, क्वेश्चन सेंड किया हूँ। सर ग्राफ वाला सेंड किया हूँ सर। ये पैरामीशन वाला एक एग्जांपल मैंने कंपटीशन का बताया था शायद उस टाइम पे, उसी के रिलेटेड ग्राफ। तो उस कला में प्रयोगों में प्रोटिस्ट पैरामीशन की दो प्रजातियां, एक और दो, अकेले ही तथा अन्य प्रजातियों की उपस्थिति में वृद्धि करवाई गई। नीचे दिए गए ग्राफ में प्रजाति एक दो की वृद्धि दर्शाते हैं अकेले सामान्य प्रजाति के साथ मिश्रित संवर्धन दोनों में, अकेले दूसरे के साथ और अकेले और स्पीसीज एक के साथ। अब देखो देखो अकेले ग्रो करवा रहे हैं तो ग्रोथ ज्यादा है। स्पीसीज 1 और 2 को देख रहे हैं हम, अकेले ग्रोथ करवा रहे हैं, और विद स्पीसीज 2 और विद स्पीसीज 1 ग्रो करवाए तो बराबर। इन प्रयोगों से प्रतिस्पर्धात्मक निषेध प्राप्त हुआ। भाई ठीक है, दोनों ही कंडीशन में क्या देख रहे हो कि जब हम दूसरी जाति के साथ में ग्रो करवा रहे हैं तो उनकी वृद्धि कम हो रही है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम हो। तो इन प्रयोगों में प्रतिस्पर्धात्मक निषेध प्राप्त हुआ, तो बिल्कुल सही है ना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हुआ है। दोनों ही प्रजातियां अंतर्विष्ट प्रतिस्पर्धा द्वारा प्रभावित होती है, लेकिन प्रजाति 1 कम प्रभावित होती है। कौन कम प्रभावित हो रही है? प्रजाति 1 जो है, मुझे लग रहा है दोनों बराबर ही प्रभावित दिख रहे हैं नहीं, लेकिन अलोन यदि हम देख रहे हैं तो उसमें स्पीसीज 1 ज्यादा ग्रो कर रही थी तो एक ज्यादा प्रभावित हुई, ये सही बात है। दोनों प्रजातियां लेकिन प्रजाति 1 कम प्रभावित होती है, तो बी गलत है। दोनों प्रजातियां अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा द्वारा प्रभावित होती है, लेकिन प्रजाति 2 कम प्रभावित होती है। यस, देख रहे हो स्पीसीज 2 के ग्राफ में कम चेंज आया, 1 के ग्राफ में ज्यादा चेंज आया, तो 2 कम प्रभावित हुई, और दोनों ही प्रजातियां अंतरिक्ष समान रूप से रही। गलत। तो यहाँ पर दो सही लग रहे हैं वैसे। दोनों इन प्रयोगों में प्रतिस्पर्धात्मक निषेध प्राप्त हुआ है, लेकिन दोनों प्रभावित होती, लेकिन 2 कम प्रभावित होते। क्या इसका आंसर सी दे रखा है क्या बच्चे? सी आंसर है क्या? यस सर। तो सेकंड वाले ग्राफ यस सर, सीधी है। तो क्या हो रहा है ना, प्रतिस्पर्धा तो दोनों में हो ही रही है, ठीक है, लेकिन जब इसमें ऑप्शन ऐसे दिए हुए कि 1 और 2 में से कौन ज्यादा कौन कम प्रभावित हुआ है, उसके आधार पर तुम्हें देखना पड़ेगा। तो देखो स्पीसीज 1 वाला ग्राफ जो है वो पहले कितना ऊपर तक है अलोन में, और स्पीसीज 2 के साथ कितना नीचे आया, तो डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा आगे, लेकिन डिफरेंस बहुत कम है ना। तो इसीलिए इसका सही आंसर जो बच्चे वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ में आई बात? यस सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ बच्चे बोलो, और क्या बोलते हैं? बोलो बच्चे। आरती सर वो ग्राफ को बनाने बोल रही थी, एक बार बना के बताओ ना कौन सा ग्राफ है। और ये जो मैं भेजी थी ना, उसका जो ब्लू लाइन में अंडर है ना, वो समझ नहीं आ रहा है। हॉटस्पॉट वाली बात निकटा हुआ है। हॉटस्पॉट के बारे में मैं तुमको वैसे ही बताने वाला था, आज कर देगा। तो क्या किया था? भाई माइक ऑफ कर ले यार, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता, सबको क्वेश्चन पूछोगे तो सबको प्रॉब्लम होता है। देखो
एक ग्राफ ऐसे दिया था अलोन, यदि जाति 1 को ग्रो करवा रहे टाइम के साथ में देखते नंबर क्या है, नंबर परमेशन की संख्या। और यहाँ अरे तो थोड़ा माइक देखो, स्पीसीज 1 को अकेले ग्रो करवाया तो कुछ इस तरीके से ग्राफ, और यदि स्पीसीज 2 के साथ में ग्रो करवाया तो ग्राफ कुछ ऐसा है, इसके साथ में वृद्धि कम हो गई, संख्या कम हो रही है, इसका मतलब इनके बीच में क्या हो रहा है, प्रतिस्पर्धा। दूसरा जो ग्राफ बनाया था वो बनाया इसी अकेले ग्रो करवाया तो इतना ग्रो कर रहा था, और स्पीसीज 1 के साथ ग्रो करवाया तो ऐसा। देख रहे हो अकेले कौन ज्यादा ग्रो कर पा रहा था, स्पीसीज 1, क्योंकि कंपेयर में अकेले कौन ज्यादा ग्रो कर पा रहा था, ये कर पा रहा था। जब दोनों को साथ में ग्रो करवाया तो क्या हो रहा है, स्पीसीज 2 तो थोड़ा ही चेंज है, स्पीसीज 2 तो थोड़ा ही चेंज है, लेकिन अंतर है वो बहुत ही है, मतलब कौन ज्यादा ग्रो कर रहा है इस स्पर्धा में, 1 ज्यादा। समझ गए बात? ओके, अरे खाना तो दो, मैं कॉल करके। हाँ सर आ गया समझ। हाँ सर आ गया समझ में। चलो अब पहले बैलेंस हॉटस्पॉट के बारे में बताओ, फिर उसके बाद में एनवायरमेंटल इश्यूज। सर जैव विविधता हॉटस्पॉट बता दो ना एक बार। हाँ मत करो, बता रहा हूँ। नहीं सर दिमाग खराब कर देते। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में बताया था नॉर्मन मेयर ने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट या तप्त स्थल के बारे में बताया। क्या बताया तप्त स्थल के बारे में? बोला कि इस धरती के ऊपर कुछ पर्टिकुलर एरिया है जहां पर बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है, वहां पर बायोडायवर्सिटी लॉस भी बहुत ज्यादा है, उन एरियाज को बोला हॉटस्पॉट। कितने टोटल हॉटस्पॉट बनाए गए थे विश्व में? टोटल कितने हॉटस्पॉट है जब इससे बताओ ना। आहुति आरती तुमने पूछा था ना मुझे। सर मैं नहीं बोलती, बोलोगे ना तो फिर फिजिक्स वाले सर के पास बोलते हैं, इससे अच्छा मैं नहीं बोलती, जब मेरे को डाउट रहेगा तभी बोलूंगी, मैं नहीं बोलती मैं। अच्छा मुझे बताओ कि कितने हॉटस्पॉट है विश्व में? सर 39 अभी यार, पहले 29 था, 7 न्यू खोजे, 9 न्यू खोजे। 39 हो गया क्या? तब पहले 9 अभी हाँ, नए खोजे। पहले 34। अरे एनसीईआरटी का डेटा बताओ। सर भेजी हूँ, डायरेक्ट बुक पे देख लो। अरे तुमने पढ़ा कि नहीं? मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे तो पता है। तुम बताओ तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तुमने सीधे भेज दिया पढ़ा। 34। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो डेटा एनसीईआरटी में दिया है वो 34 दिया हुआ है, तुम सही बोल रहे हो, जो कि आज बढ़कर हो चुका है 39 है, 36 हो चुका है। कुछ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो हाँ 34 ही दिया है, स्टार्टिंग में 25 था, 9 बढ़ा और कुल 34 है। यस सर यही दिया हुआ है। एनसीईआरटी में 34 डेटा दिया हुआ है, जो कि अब रिसेंटली यदि तुम चेक करोगे तो 25 जब नॉर्मन मेयर ने स्टार्टिंग में बताया था तब 25 उन्होंने बोले, फिर बढ़ के कितना हो गया 34। हमारी एनसीईआरटी में 34 का डेटा दिया हुआ कि कितने हॉटस्पॉट है उसमें 34 है, लेकिन एक्चुअल में बढ़ के 36 हो चुके हैं, 36 हॉटस्पॉट हो चुके हैं। इंडिया में कितने हैं? सर इंडिया में 3 3 है सर। हॉटस्पॉट कौन कौन से? पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा। घाट एंड श्रीलंका।
एक तो ये रीजन है, दूसरा इंडो बर्मा वाला रीजन है, इंडो बर्मा और हिमालय, ये तीन है, ठीक है। लेकिन अब इंडिया में भी बढ़ती की कांस्टेंट 4, सुंदर इंक्लूड होगी, एक नया हॉटस्पॉट जो है वो बन चुका है अब इंडिया में 4 हॉटस्पॉट। देखो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, मैंने तुमको बताया था ये वाला चैप्टर ऐसा है जिस चैप्टर में डेटा बहुत एक चीजें बहुत समय के साथ में बदली है। मैंने तुमको चैप्टर स्टार्ट करते टाइम में बता दिया था कि कोई स्पीशीज के बारे में, कौन क्रिटिकल है, कौन एंडेंजर्ड है, या कितनी जातियां विलुप्त है या क्या है, वो सब डेटा धीरे धीरे टाइम के साथ में चेंज होता है। और हमारे हमारे पास 3 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन आ जाए तो इसका मतलब तो ये है बायोडायवर्सिटी, ठीक है। सर जो स्थानिकता मतलब क्या होता है? सर 36 बोलेंगे कि 34 अगर पेपर में दोनों आएगा तो? सर आप पहले माइक ऑफ करवाइए ना सर। लग रहा है तुम्हारा माइक ना मुझे परमानेंटली ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब कंसेप्ट देखो, ये तो मैंने तुम्हें बताया कुछ डेटा कि हॉटस्पॉट क्या होता है। अब हॉटस्पॉट में कोई एरिया इंक्लूड करने के पीछे क्या लॉजिक है, किस तरीके से हम देखो हमारी धरती के ऊपर बायोडायवर्सिटी जो है वो कुछ एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, कुछ एरिया में बहुत ज्यादा है। जिन एरिया में हम देखेगा कि बायोडायवर्सिटी बहुत हाई होनी चाहिए, हॉटस्पॉट के अंदर क्या होगा, जैव विविधता बहुत ज्यादा होगी। लेकिन सर जैव विविधता ज्यादा होने की वजह से हॉटस्पॉट नहीं बोल रहे, मुझे लग रहा है कि जैव विविधता ज्यादा होती तो फिर हम उसे हॉटस्पॉट नहीं ग्रीन स्पॉट बोलते। कोई जगह पे यदि जैव विविधता ज्यादा होगी तो मैं उसको ग्रीन स्पॉट बोलना शुरू करता। रेड क्यों बोलता? रेड तो खतरा है कि नहीं। बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है और उन बायोडायवर्सिटी में भी एंडेमिज्म जो है वो वहां पर काफी ज्यादा होता है, यानी कि वहां पर स्थानीय जातियां बहुत ज्यादा होती है। क्या नहीं है स्थानीय जातियां बहुत ज्यादा होने का? स्थानीय जाति या एंडेमिक स्पीशीज वो होती है जो सिर्फ उसी जगह पर मिल रही है और दूसरी जगहों पर नहीं मिल रही, उनको बोलते हैं हम स्थानीय जातियां या एंडेमिक स्पीशीज। तो बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा हो, एंडेमिक स्पीशीज बहुत ज्यादा हो, यानी स्थानीय जातियां बहुत ज्यादा हो, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि ये तो बात होती तो मैं उसको ग्रीन स्पॉट बोलता, न कि रेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां पर स्थानीय जाति ज्यादा हो और मान लो उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा हो या उसको सही से केयर नहीं मिल रही हो तो वो खत्म भी तो उतनी जल्दी हो सकता है। वहां से खत्म मतलब सारी दुनिया से खत्म है कि नहीं भाई। कोई ऐसी जाति जो हर जगह पे फैली हुई है तो उनके खत्म होने के चांसेस, विलोप होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होंगे कि कम होंगे? कोई जाति यदि हर जगह पे दुनिया में फैली हुई है तो उनके विलुप्त होने के चांस ज्यादा होंगे कि कम होंगे? कम सर। कम होंगे। कम होंगे सर। जगह पर पर्टिकुलरली विलुप्त होने के चांस ज्यादा होंगे कि कम होंगे? यानी एंडेमिक स्पीशीज ज्यादा है तो क्या इनके विलुप्त होने का चांस ज्यादा है क्या? यस सर। danger of extinction वो भी बहुत ज्यादा, उनके विलुप्त होने का, एक्सटिंक्ट होने का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। तो जहां पर ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं उन जगहों को मैंने बोला कि इसको बोल दो क्या, हॉटस्पॉट। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट हॉटस्पॉट जो है विश्व में 36 है और यदि हमें बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना है तो क्या हमें खास तौर पर इन हॉटस्पॉट का ध्यान रखना चाहिए? रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? बोलो बोलो मित्रों बोलो। करना चाहिए। करना चाहिए। कैसे करोगे? कैसे करोगे? बोलो ना। अरे कैसे बचा सकते हो?
सर X2 और इन C2 करके। x2 करोगे कि इन सीटू? सर इन In C2 situ, sir. करेंगे। तो यानी तो ऐसे एरियाज को हमें बायोस्फीयर रिजर्व में या नेशनल पार्क में सब कन्वर्ट करना चाहिए, तो सबको बचा पाएंगे। यही है कंसेप्ट इसका। सर हाँ, सर राजस्थान में मयूर बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो मयूर को वहाँ की स्थानिकता जाति बोल सकते हैं ना, और वो भी विलुप्त होने जा रहा है धीरे धीरे। बहुत ज्यादा मिलने से नहीं मतलब है, वो वहीं पे मिलना चाहिए, वो दूसरी जगह पर नहीं मिलना चाहिए। सर मैक्सिमम अमाउंट में तो मयूर वहीं ही मिलता है ना, जहाँ देखो वहां घूमते रहता है। सिर्फ तुम लोग 5 फुट के 2 रोड से तुम लोग, ये मैक्सिमम मिलने से मतलब नहीं है, उसके अलावा दूसरी जगहों पर भी मिलता है क्या मोर मयूर? तो यस सर, मिलता है ना। समझ गए? चलो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। क्या तो बच्चा मुझे बता सकता है राजस्थान का स्टेट एनिमल कौन है? राजस्थान का स्टेट एनिमल कैमल। कैमल। अच्छा सही है। कैमल बिल्कुल सही आंसर है। कैमल से पहले हुआ करता था चिंकारा, एंटीलोप। चिंकारा जिसे सलमान खान ने मार दिया था तो बेचारा हाँ चक्की बिसी वाला हो गया था। ठीक है, तो हाँ, तो वो जो चिंकारा है वो था पहले, लेकिन अभी कैमल। कैमल ने उसे स्टेट एनिमल बना दिया। तो बर्ड में कौन सा बर्ड है? सर मयूरी होगा। नहीं, बर्ड का नाम बताऊंगा तुम्हें। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्या नाम है उसका? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पता है ना? नहीं, नहीं सर। देखना नहीं। सुना था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को क्या बोलते हैं? तो एक बार देखिए। आर्डियोटिस नाम है इसका, आर्डियोटिस। ब्लैक हॉर्न, यस ब्लैक। ठीक है, क्रिटिकल एंगल ये। चलो अब चलो एनवायरमेंटल इश्यूज पर। एनवायरमेंटल इश्यूज में सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है। पॉल्यूशन, प्रदूषण। प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण बता सकते हो क्या? प्रदूषण क्या होता है? कोई भी वो चीज जो हमारे इकोसिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो सॉइल हो, अर्थ हो, या फिजिकल या बायोलॉजिकल कंपोनेंट हो, उनके अंदर हानिकारक परिवर्तन लेके आते हैं। उन कंपोनेंट्स को पॉल्यूटेंट बोलते हैं, प्रोसेस को पॉल्यूशन बोलते हैं। यानी पॉल्यूशन क्या होगा? इकोसिस्टम के या पृथ्वी के भौतिक, जैविक या रासायनिक घटकों में होने वाले अवांछित परिवर्तन, मीन्स अवांछित मतलब अनडिजायरेबल चेंजेस, हार्मफुल चेंजेस, उनको हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन बोलते हैं। अब पॉल्यूशन के लिए जो गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट ले गए, पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, पॉल्यूशन एक्ट भी बोलते हैं, कब ले गए? 1986। अगेन मैं तुमको फिर से याद दिला देना चाहूंगा कि यदि एनसीईआरटी की बुक में कोई डेटा दिया हुआ है जरूर से देखना। ठीक है, तो पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट या पॉल्यूशन एक्ट जो है वो 1986 में आया था। अब ये पॉल्यूटेंट्स जो है, प्रदूषण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, या पॉल्यूशन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, यदि कैसे हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो दो मेन टाइप हो सकते हैं। एक हो सकता है नेचुरल पॉल्यूशन,
प्राकृतिक प्रदूषण, दूसरा हो सकता है मानव जनित प्रदूषण यानी एंथ्रोपोजेनिक। दो टाइप का प्रदूषण। प्राकृतिक प्रदूषण, क्या प्रकृति में अपने आप से भी कोई प्रदूषण चल रहा है क्या? बोलो, तो उदाहरण दो, प्राकृतिक प्रदूषण का उदाहरण दो, बोलो ना। किसका सर उदाहरण देना है? प्राकृतिक का? हाँ, प्राकृतिक प्रदूषण का उदाहरण। जंगलों में आग लग जाना। सर जब जंगल में हाँ बिना किसके हाँ आग लग जाती है तब हो सकता है यदि जंगल में अपने आप से नेचुरली आग लग जाती हो तो वो जो पॉल्यूशन होगा उसे तुम नेचुरल पॉल्यूशन बोलोगे, बिल्कुल सही। और बताओ, लैंडस्लाइड होना, भूस्खलन होना, यस। और बोलो, सॉइल इरोजन हो सकता है, बाढ़ भी सो सर। वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, ज्वालामुखी वगैरह का फट जाना, नेचुरल पॉल्यूशन होगा। कोई दलदली क्षेत्र है, वहां से भी बहुत सारा मीथेन गैस निकल रहा है, तो क्या वो भी एक प्राकृतिक पॉल्यूशन होगा? यस सर। यस सर। प्रदूषण के एग्जांपल दो। फैक्ट्री से निकलने वाला स्मोक वगैरह। फैक्ट्री से जो पॉल्यूशन हो रहा है, स्मोक, केमिकल्स, ये सब जो निकल रहा है। हमारे घर से जो निकलते हैं जितने भी प्लास्टिक। बहुत ही मतलब होनहार और समझदार बच्चे को मुझे पता है कि हमारे घर से जो वेस्ट निकल रहे हैं, चाहे वो सीवेज की फॉर्म में हो, वो भी सॉइल प्रदूषण करता है, वाटर सॉइल दोनों करता है वो तो। ठीक है। उसके अलावा हमारी मोटर गाड़ी जो है उनसे फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं या कुछ उन सबसे, ठीक है, तो हो जाए। ठीक है, तो ये दो मेन टाइप हो गए किस बेसिस पे ई पॉल्यूशन कौन कर रहा है। उसके बाद में पॉल्यूटेंट जो हमको अलग अलग पता है किस घटक में परिवर्तन हो रहा है, उसके आधार पर देखें तो वायु प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषण हो सकता है, मृदा प्रदूषण हो सकता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग टाइप के और प्रदूषण हो सकता है। पॉल्यूटेंट की बात करें, प्रदूषण जो जो घटक प्रदूषण कर रहे हैं हम प्रदूषण बोल रहे हैं, क्या हो सकते हैं पॉल्यूटेंट्स? किस टाइप के हो सकते हैं? पॉल्यूटेंट्स को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, मान लो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, प्राथमिक प्रदूषण, एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। क्या होंगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स? बोलो। यदि कोई प्रदूषक जिस रूप में निकला उसी रूप में क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है, तो उसे हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक हो सकता है, मान लो मर्करी वगैरह है, लेड वगैरह है, इनकी वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है वो प्राइमरी होगा। सल्फर के ऑक्साइड से मान लो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से मान लो, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अल्ट्रावायलेट रेज है। ठीक है, तो क्या होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? यदि कोई प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपस में अभिक्रिया कर ले, किसी रासायनिक यौगिक से अभिक्रिया कर ले और खतरनाक पॉल्यूटेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। एग्जांपल में क्या है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एंड बहुत इंपॉर्टेंट ओजोन O3 सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो इस तरीके से प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जिस रूप में आए उसी रूप में नुकसान कर रहे हैं, और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स रिएक्शन करने के बाद में खतरनाक हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक होता है क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। क्वालिटेटिव सर, जो सॉल्युबल्स केमिकल होते हैं वो किस में आते हैं? जो फैक्ट्री से सर, जैसे जो फैक्ट्री वगैरह से निकलते हैं ना सॉल्युबल केमिकल्स, उनके पानी वगैरह के साथ निकलते हैं, वो कौन सा पॉल्यूटेड होगा? प्राइमरी होगा। ठीक है, जब तक वो रिएक्शन करके कुछ खतरनाक नहीं होगा। इसके अलावा क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट एंड क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट। क्या होते हैं क्वालिटेटिव और क्या होते हैं क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट का मतलब क्या है? ऐसे पॉल्यूटेंट जो कम मात्रा में भी हो तो भी पॉल्यूशन करेंगे। जैसे मान लो लेड है, मर्करी है, सल्फर ऑक्साइड्स हैं, कम मात्रा में भी, नाइट्रोजन ऑक्साइड कम मात्रा में भी है तो पॉल्यूशन करते हैं। ठीक है,
जैसे मान लो इसके ऊपर हो गया मरकरी हो गया, पीवीसी हो गया, प्लास्टिक वगैरह हो गए। क्वांटिटेटिव क्या होता है, कम मात्रा में हो तो पॉल्यूशन नहीं कर रहे, CO2 है वातावरण में प्रेजेंट है, CO2 हम बाहर निकाल रहे हैं, तो कम मात्रा में है तब तक वो पॉल्यूटेंट नहीं है, लेकिन यदि इनकी मात्रा बढ़ जाए तब इनका हानिकारक हार्मफुल इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। समझ गए क्या? तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के पॉल्यूटेंट्स होते हैं। सर एक बार प्राइमरी और सेकेंडरी को एक बार फिर से बताइए ना सर। पॉल्यूटेंट वो होता है जो जिस रूप में वातावरण में आया, एनवायरनमेंट में आया, उसी रूप में हानिकारक प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दे, और सेकेंडरी वो होता है जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की कुछ अभिक्रियाओं के करने के बाद बनते हैं। यस सर, थैंक यू सर। अब देखो डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन को हम थोड़ा सबसे पहले हम बात करेंगे सर ये DDP होता है या DDT होता है? तो मैं चेक करता हूं कि कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। सर डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन होता है ना DDT? हां, डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरो मीथेन। देखो अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन की, वायु प्रदूषण। अब वैसे मैं तुम्हें ईमानदारी की बात बताऊं तो इस चैप्टर में मेरे पढ़ाने जैसा कुछ नहीं, पढ़ना ही है। और जितना इंफॉर्मेशन चाहते हो उतना इंफॉर्मेशन तुम यहाँ पर ले सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है? क्योंकि चीजें जो है बहुत ही सिंपल जनरल नॉलेज वाली बात होगी, कोई भी बहुत भयानक कंसेप्ट यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है? अब एयर पॉल्यूशन की बात करें तो वायु प्रदूषण जो है वो कौन कौन से घटक के द्वारा, वायु में हम देख रहे हैं कि लगातार हम देखते हैं कि बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस जो है उसके एमिशन की वजह से, आने की वजह से वायु प्रदूषण हो सकता है। वो हार्मफुल सब्सटेंस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें एक सबसे बड़ा भाग जो बनाता है वो बनाता है इंडस्ट्रियल SO2 gases and particulate। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन ज्यादा खतरनाक, मतलब ज्यादा हो रहा है, मतलब हम लोग ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं कि जो नेचुरल पॉल्यूशन है वो ज्यादा है? ह्यूमन इस प्रकृति में ज्यादा क्या हो रहा है, ह्यूमन के द्वारा जो पॉल्यूशन हो रहा है वो, या प्रकृति खुद से जो पॉल्यूशन करती है? ह्यूमन के द्वारा जो हो रहा है। एंथ्रोपोजेनिक। तो जो तुम बोलते हो 99.5% जो पॉल्यूशन हो रहा है इस धरती पे, वो नहीं, हम लोग तो सिर्फ इतना ही करते बहुत कम है। सर ये बात तो मोदी जी को जाके बतानी चाहिए, फिर तो हम लोग कितना कम पॉल्यूशन करते हैं करके। ऐसा है, तब तक भी हम स्टार्ट कर देते हैं ऐसे ही और पॉल्यूशन फैलाना, लेकिन ये 0.5% की बढ़ते बढ़ते रोज इतना करते करते काफी ज्यादा, मतलब अमाउंट में काफी ज्यादा हो जा रहा है। बच्चे नेचर, तुम सोचो ना, तुम जितनी तुम ना 10 साल गाड़ी चला चला के जितना प्रदूषण करोगे ना, एक बार ज्वालामुखी फूटेगा ना सब बराबर। मतलब 10 साल का पॉल्यूशन और एक बार ज्वालामुखी फूटने से जो गैसेस वगैरह सब बराबर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा सर ने जो बता दिया तो बहुत कमाल की बात बता दी, इसका मतलब हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं नेचुरल से। नेचुरल पॉल्यूशन ज्यादा क्यों है? जैसे वोल्केनिक इरप्शन है, बड़े बड़े एरिया में हमने क्या देखा, हमने देखा कि बड़े बड़े एरिया में दलदली क्षेत्र के लिए, दलदली क्षेत्र से बहुत सारा मीथेन गैस निकलता है, ये बहुत सारा है, हम जो करते हैं उसके कंपेयर में काफी ज्यादा है। यदि मैं तुम्हें, देखो ये चैप्टर जनरल नॉलेज वाला है, इस चैप्टर में ना यदि मैं तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते जाऊँ ना तो भी वो रिलेवेंट है। कैसे कि जब मैं अभी यदि हम इसी को कंपेयर करें जिस मैटर पे, जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि अच्छा
पॉल्यूशन के मामले में दिल्ली जो है बहुत ही भयानक एयर पोल्यूशन, बहुत ही भयानक। ठीक है, कुछ टाइम पे तो 1990 के आसपास में तो वर्ल्ड में 4th नंबर पे मोस्ट पॉल्यूटेड में आ गया था वो। ठीक है, तो मैंने सोचा यार हमारा गांव जो है ना वो अच्छा है, हमारा गांव जो है वो बहुत अच्छा है, वहां पे पॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैंने जरा ढूंढना स्टार्ट किया तो मैंने देखा अरे ये तो गड़बड़ हो रही है। जो बेस्ट एयर क्वालिटी वाले जो कुछ जगह थे वर्ल्ड में, सॉरी इंडिया में, अभी थोड़ी दिनों पहले जब मैं पढ़ रहा था ऐसे न्यूज़पेपर में, तो इंडिया में जो जब दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन चल रहा था उस टाइम पे एक बार लिस्ट आई कि इंडिया में लीस्ट पॉल्यूटेड एयर जो है वो किन किन जगहों का है, तो हमारा कोटा जो है वो दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे केरला की कोई जगह थी, दूसरे नंबर पे हमारा कोटा था। अरे कमाल ही कैसे, मैंने बोला ये गड़बड़ न्यूज़ है, गलत है ये, तो फर्जी न्यूज़ है ये लग रहा है। इससे ज्यादा साफ हवा तो हमारे गांव की है, फर्जी न्यूज़ देते हैं। क्या मेरा सोचना सही था कि गलत था? गलत थे सर। मैं तो गया गाँव घूमने के लिए, थोड़ी दिनों बाद मैं गया गाँव, मैंने बोला यहाँ पे तो हवा बहुत सुंदर है, स्वच्छ है। मैं गया ठंड के मौसम में गया, थोड़ा सा ठंड चल रहा था। सुबह सुबह मैं जब पहुंचा अंधेरे में 4 बजे 5 बजे, मैंने देखा भयानक कोहरा जैसा छाया, कोहरा जैसा छाया और भयानक, और लोग जो है अपना घूर ताप रहे, आग जला जला के घरों के बाहर, और उसका धुआं जो है पूरा पॉल्यूशन करता है। मैंने बोला कोई बात नहीं, तो सुबह सुबह की बात, सुबह सुबह ऐसा है फॉग वगैरह है, इसलिए हमें ऐसा धुएं जैसा लग रहा है। दोपहर में तो सही हो जाएगा ये सब, जब ये धुंध हटेगी तो एयर एकदम क्लियर हो जाएगी इसकी। तो फिर मैंने दोपहर तक वेट किया, तो दोपहर में क्या हुआ, धुंध धुंध हट गई, एकदम क्लियर हो गया वेदर। क्लियर होने के बाद में मैंने क्या देखा, फिर उसके बाद हवा चली, हवा चली तो मिट्टी एकदम धूल पे धूल उड़ा जा रहा है, धूल पे धूल उड़ा जा रहा है। अब वो किसी ने किया नहीं था, वो इंसानों ने नहीं किया था। गाँव में तो होता है धूल मिट्टी, चट्टान थोड़ी मिट्टी का, मिट्टी एक खेत है, बहुत सारी जगह खाली मिट्टी होती है, रोड पे ग्राउंड में होती है मिट्टी, जब हवा चल रही तो मिट्टी उड़ रही है, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। क्या नेचुरल पॉल्यूशन। मैंने वहां पर गया तो मेरे को दोनों चीज समझ में आई कि एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन भी है, लेकिन जब हम रियल में स्टडी करने जाएंगे ना, तो नेचर जो है ना उसके सामने अभी भी ह्यूमन की जो औकात है वो कुछ नहीं। देख रहे हो तुम, देख रहे हो तुम कितना भी खिलवाड़ कर लो, कितने भी डिफरेंट मतलब अपना लाइफ साइंस को कितना भी प्रोग्रेस कर ले, एक वायरस जो है ना वो सारी की सारी जो नॉलेज है सारे वगैरह वो दिखा देता है कि अच्छा आपकी औकात है कि नहीं। ठीक है, तो अल्टीमेटली तुम्हें क्या पता लग रहा है कि नेचर के अंदर जो पॉल्यूशन है वो दोनों टाइप का है, एंथ्रोपोजेनिक भी है और नेचुरल भी है। नेचुरल पॉल्यूशन काफी ज्यादा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें खुद से जाना चाहिए और हमें जो है वो ऐड करते जाना चाहिए, नहीं, क्योंकि वो क्या है एक बार की पॉल्यूशन से फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम एक पर्टिकुलर टाइम पे देख रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट हजारों साल तक जब ऐसे ही थोड़ा थोड़ा 0.5% भी बढ़ता जाए तो तुमको पता है कि तिनके तिनके से ही क्या हो जाता है, बूंद बूंद से ही घड़ा हो जाता है, फिर दिन खराब हो जाता है। ठीक है, और इफेक्ट है उसका, उस 0.5% का भी जो हमें देखने को मिलता है। ठीक है सर, तो ये नेचुरल कैलामिटीज ह्यूमन एक्टिविटीज से नहीं आती है, नहीं होती है मतलब? तो इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूटेंट्स है वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है जिसमें एयर पोल्यूशन के अंदर। उसके बाद में व्हीकल जो है उनके थ्रू पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब इनके थ्रू डिफरेंट गैसेस और पार्टिकुलेट मैटर वगैरह जो निकलते हैं। उसके अलावा यदि हम देखें तो क्या हो सकता है, इनके अलावा जो पॉलन वगैरह है, स्पोर्स वगैरह है, ये सभी पॉल्यूशन कर सकते हैं। पॉल्यूटेंट जो सिर्फ केमिकल ही नहीं हो सकता, पॉल्यूटेंट केमिकल, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल तीनों टाइप के होते हैं। ठीक है, तो गैसेस वगैरह जो है वो क्या है, वो केमिकल है। पार्टिकुलेट मैटर क्या है, फिजिकल है। अल्ट्रावायलेट रेज क्या होंगे, फिजिकल उस टाइप के। व्हीकल से केमिकल निकल के। पॉलन स्पोर क्या है, बायोलॉजिकल है। ठीक है, ऐसे ही मान लो कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहां से हम देख रहे हैं स्टोन वगैरह, डस्ट वगैरह ये सब निकल रही है, नेचुरली भी डस्ट वगैरह उड़ रहा है, तो वो सभी क्या आ जाएगा, एयर पोल्यूशन आ जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के एयर पोल्यूशन होते हैं। यदि हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर के ऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, उसके अलावा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गए,
हाइड्रोकार्बन, अनबर्न्ड जो कार्बन है वो हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। ठीक है, सर ओजोन आएगा ना? क्या बचे? ओजोन भी आएगा ना? अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, ओजोन आ जाएगा, बिल्कुल से बोलो ओजोन आ जाएगा। ओजोन जो है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक ओजोन जो वो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक लेयर बनाता है ओजोन की, जो हमें यूवी रेज से बचा है। वो ओजोन तो हमारे लिए अच्छा है, उसे हम गुड ओजोन बोलते हैं। और वो ओजोन जो हमारे ट्रोपोस्फीयर में है, क्षोभमंडल के अंदर है, वो ओजोन क्या होता है? बैड ओजोन होता है। ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। जब इसको इनहेल करेंगे तो इससे बॉडी के अंदर हार्मफुल एक्टिविटीज रिएक्शंस आ जाएंगे। सर CFC भी आएगा क्या इसमें? CFC, हाँ, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं कहाँ से आते हैं? फ्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रीज और गैसेस सबसे ज्यादा निकालते हैं। उन सब में यूज होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि ये जो इंडस्ट्रीज वगैरह है, इसमें जो बहुत सारा पॉल्यूटेंट्स बाहर आ रहा है, तो उन पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, उससे बचाने के लिए क्या रास्ते हो सकते हैं, क्या पॉसिबल आउटकम है? तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे हम पॉल्यूशन को होने से रोकते हैं। उनमें आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, स्क्रबर में ये दो हैं, इंसिनरेटर और कैटालिटिक कन्वर्टर, ऐसे और भी चीजें हैं, बट मेनली दो चीजें जो हमारी एनसीईआरटी में दी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एंड स्क्रबर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है, ये जैसे हम देख रहे हैं कि चिमनी से या चिमनी से बहुत सारा धुआं निकल रहा है फैक्ट्री से, या उसके अंदर बहुत सारा पार्टिकुलेट मैटर है, तो उन सबको यदि हम चाहते हैं कि फिल्टर कर दें और क्लीन एयर बाहर छोड़े, तो उसमें हम कर सकते हैं और ये इक्विपमेंट्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है वो मेनली किसको हटाता है? 99% से भी ज्यादा, more than 99% पार्टिकुलेट मैटर जो है उन्हें ये फिल्टर करता है। % से भी ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर जो है उन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो रिमूव कर देता है। स्क्रबर जो है वो मेनली गैसियस पॉल्यूटेंट जो होता है उनको रिमूव। ये कई बार हम पूछते हैं, इससे ध्यान रखना कि कौन जो है वो मेनली पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करता है, कौन जो है वो मेनली गैसियस पॉल्यूटेंट को रिमूव करता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर किस कांसेप्ट पे काम करता है? एक ऐसा चैम्बर बनाया हुआ है, ये इनलेट, यानी यहां से जो प्रदूषित वायु है, पॉल्यूटेड एयर जो है वो यहां से अंदर, जब ये यहाँ से अंदर आता है तो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने बना दिए, यहाँ पर हमने लगा दिए कुछ इलेक्ट्रोड वायर, मोटे मोटे से वायर, और इसके अंदर कौन से चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। दूसरी तरफ क्या किया हमने, इसे बड़े बड़े प्लेट लगा दी, और इस प्लेट के ऊपर क्या चार्ज है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैसे काम करता है वो, जब हवा यहाँ से गुजरती है तो ये जो तार है, इस तार के आसपास कुछ क्षेत्र बन जाता है जिसे हम बोलते हैं कोरोना। कोरोना बोलोगे सर, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस ठीक है, कोरोना वायरस है। कोरोना का मतलब क्या होता है? कोरोना वायरस नाम क्यों मतलब है? क्योंकि इसके बाहर इस तरीके से हमें एक सर्कल जैसा, क्राउन जैसा वो दिख रहा है, इसकी वजह से मतलब एक किसी चीज के अराउंड एक सर्कल जैसा बनता है, तो उसे हम कोरोना बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो वायर है, इस वायर के आसपास कुछ वो क्षेत्र जहां पर क्या होगा, जहां पर यदि कुछ भी चीज है तो उसको करंट उस एरिया को बोलते हैं।
ये बच्चों ने देखा होगा कि बिजली का तार होता है, यदि बिजली के तार को छुओ नहीं, पास में जाओ तो खींच ले, करंट लग जाता है। बिल्कुल जरूरी है कि छुओ, मतलब इसमें बहुत करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप बिजली खींच ले। वैसे ही कुछ यहाँ इसके आसपास का एरिया जो है उसे हम क्या बोले, कोर। जब ये एयर यहाँ से पास होता है तो इसके अंदर क्या है, पार्टिकुलेट मैटर। जब ये पार्टिकुलेट मैटर यहाँ से पास होगा तो क्या होगा, इस पार्टिकुलेट मैटर के ऊपर एक ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। इस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन बह रहे ना, तो जब ये इसके पास से, तार के पास से गुजरेगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इस पार्टिकुलेट मैटर के पास आ जाएंगे। कैसा हो गया, वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। और हवा बह रही है इधर से, आउटलेट है यहाँ पे, तो क्या होगा, आप देख लो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और जो हमने प्लेट लगाई है कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज, बहुत ही ज्यादा आवेश होता है, तो क्या होगा, ये यहाँ पे जाकर के चिपक जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर जो वो चिपके रह जाते हैं और बाकी गैस बाहर निकल जाती है। क्या कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? यस सर। यस तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो वो काम करता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्क्रबर कैसे काम करता है। देखो स्क्रबर का डायग्राम देखो, तुमने जैसे कैसा दिया ना, एक गैस है उसका, यहाँ से गैस जो अंदर आ रही है, उस गैस से जो सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकता है, नीली SO2 के लिए, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना एक ऐसा चैम्बर जैसा है, इसमें छोटे छोटे छेद है और इसके अंदर से पानी है, पानी। इस पानी के अंदर क्या है, इस पानी के अंदर लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट बह रहा है इसमें, और साथ में कुछ छेद से वहां से पानी। अब क्या हुआ, ये सल्फर डाइऑक्साइड को यदि बाहर निकलना है तो क्या होगा, इसको इसके थ्रू पास होकर के ऊपर जाना पड़ेगा, है कि नहीं। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड इससे पास होने के यहाँ पर आता है तो यहाँ पर ये टकरा जाता है किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से। क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट वगैरह बन जाएगा, और CO2 बाहर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड रुक गया, कार्बन डाइऑक्साइड तो क्वांटिटेटिव वॉल्यूम है, यदि वो निकला है थोड़ा बहुत अमाउंट में तो वो उतना नुकसान नहीं करेगा जितना सल्फर डाइऑक्साइड करेगा। तो इस तरीके से केमिकल्स को रोकने के लिए कौन काम करता है, स्क्रबर। क्या दोनों का कांसेप्ट क्लियर हो गया, कौन किसको रोकते हैं, समझ आ गया सबको? यस सर। तो इस तरीके से हम, अब व्हीकल के अंदर गाड़ियों में क्या प्रॉब्लम होती है कि गाड़ियों में फ्यूल जो है, पेट्रोल जो है, उससे क्या पॉल्यूशन होता है, पेट्रोल से कैसा पॉल्यूशन होता है, ईंधन के जलन से कैसा पॉल्यूशन होता है, बोलो। सर उससे शीशा वगैरह निकलता है ना, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स, सिर्फ वो ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है, उसके अंदर और भी, उसके अंदर सल्फर के कंपाउंड या सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स है, उसके अंदर लेड वगैरह हो सकता है, उसके अंदर नाइट्रोजन के कंपाउंड वगैरह हो सकते हैं। तो इसीलिए वो एक तो वो निकलेंगे उससे, दूसरा कि यदि उसके अंदर जो पेट्रोल डीजल के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यदि वो पूरी तरीके से नहीं जला, पार्शियली जला, आधा जला आधा नहीं जला, मतलब कार्बन में उसका पूरा ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, आधा ही बचा हुआ, CO बाहर निकले, CO बन जाता, लेकिन आधा ही जला तो कार्बन मोनोऑक्साइड को नुकसान करेगा। ऐसे ही अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो होंगे वो निकलेंगे, धुएं के जो कण होते हैं वो बाहर निकलेंगे, तो वो सब हार्मफुल हो सकते हैं। तो उसके लिए कई बार क्या यूज करते हैं, कैटालाइटिक कन्वर्टर। कैटालाइटिक कन्वर्टर के अंदर क्या होता है, इनके अंदर हम प्लैटिनम यूज करते हैं, प्लैटिनम पैलेडियम, ये क्या करते हैं, ये रिएक्शन को तेज कर देते हैं। सर रोडियम भी होता है, रोडियम। तो ये क्या करते हैं, ये रिएक्शन को फास्ट करवा देते हैं या ज्यादा एफिशिएंट करवा देते हैं, ताकि अनबर्न्ड फॉर्म में या कार्बन मोनोऑक्साइड ना निकले, बल्कि ज्यादा से ज्यादा किसमें कन्वर्ट हो जाए, CO2 में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरीके से व्हीकल जो है उसमें कंट्रोल किया जा सकता है।
और यदि तुम तरीका ढूंढ रहे हो तो फिर क्या करना होगा, तो फिर हमें कुछ ऑप्शन ऐसे बनाने पड़ेंगे जिससे कि पोल्यूशन कम से कम हो। तो उसके लिए क्या हुआ, दिल्ली गवर्नमेंट ने सबसे पहले सीएनजी वाला था। अब मैं केस स्टडी की बात कर रहा हूँ, दिल्ली का केस स्टडी जो हमारी एनसीईआरटी के रूप में किया हुआ। क्या केस स्टडी किया हुआ 1990 में, जब किसी ने पीआईएल दाखिल किया, तब जब हमारा जो दिल्ली है उसका पॉल्यूशन के अंदर विश्व में 40 देशों में से चौथा, टॉप 4th नंबर पे आ गया ये। तब लोगों की चिंता बहुत बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट में किसी ने पीआईएल कंप्लीट इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो फाइल किया कि भाई इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को बुला के बढ़िया से एकदम उसको फटकार लगाई कि भाई क्या हो रहा है, ये दिल्ली में जो है वो पॉल्यूशन का रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। क्या चल रहा है उस टाइम पे दिल्ली में ना, ब्लू लाइन बसेस चलती थी, डीजल पे चलती थी, भयानक धुआं उड़ाते हुए एकदम, और ना उसको पॉल्यूशन की बात फिक्र थी, ना लोगों की जान की फिक्र थी। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला भाई कुछ करो, कुछ प्लान करो। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला कि इसका उपाय है कि हम डीजल के ऊपर चलने के बदले में सीएनजी को यूज करना चाहिए। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी यूज करने से बेनिफिट क्या था? सस्ता है, एफिशिएंट ज्यादा है, अच्छे चलता है। सर पूरा बर्न होता है ये, पूरा बर्न होता है, ठीक है। और कोई चुरा नहीं सकता, गाड़ी में कोई नलची लगा के सिर्फ पेट्रोल चुरा ले चुरा भी नहीं सकता, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज थे। कोई डिसएडवांटेज भी था क्या? ट्रांसपोर्टेशन, भाई सीएनजी जो है वो तो गैस है। अब गैस को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, बहुत महंगा पड़ेगा, कैसे किया जाए? तो भी गवर्नमेंट ने ठीक है किया जाएगा। और अब तो तुम्हें बताया कि सीएनजी जो है वो कितना ज्यादा यूज होने लगा है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जिससे पॉल्यूशन भी कम होगा और गाड़ियां जो है वो सस्ते दामों पे चल पाएंगी और बेनिफिट्स भी बहुत, ठीक है, कोई चोरी भी नहीं करता। तो इसीलिए सीएनजी पे उसको ट्रांसफर किया गया। गाड़ियां जो पहले बसेस है वो सीएनजी वाली आई, फिर उसके बाद ऑटो रिक्शा वगैरह सभी आगे बहुत सारे व्हीकल जो है वो सीएनजी वाले आ गए। तो अब धीरे धीरे सीएनजी का यूज काफी बढ़ गया है, पॉल्यूशन को कम करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। दिल्ली की केस स्टडी की यदि हम बात करें तो दिल्ली की तो बात बताते हैं तुम्हें, ऑल ओवर इंडिया की ही बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने देखा 2000 के आसपास, बोला कि हम जो फ्यूल यूज कर रहे हैं, हम जो ईंधन यूज कर रहे हैं, उसके अंदर जो डिफरेंटली पॉल्यूटेंट्स है जो पॉल्यूशन कर रहे हैं वो उनका की मात्रा बहुत ज्यादा है, उन्हें कंट्रोल किया। तो इन्होंने क्या किया, 2000 में यूरो नॉर्म को, यूरोपियन नॉर्म जो था पेट्रोल डीजल के लिए, यूरो नॉर्म जो थे उनको फॉलो कर रहा है। यूरो नॉर्म 2 से स्टार्ट किया, ठीक है, 2000 में। फिर ग्रेजुअली इन्होंने रोड मैप बनाया कि किस तरीके से, पहले उस टाइम पे पेट्रोल के अंदर सल्फर का जो कंटेंट होता था वो 500 mg पर केजी होता था। तो उसको उन्होंने क्या किया, चेंज करना चाहिए, बोला कि इसके अमाउंट को कम करना है। कितना कम करना है? पहले 500 से घटा के 350, नेक्स्ट में 350 से घटा के कितना, 150 नहीं 350 से 150 350 जो है वो डीजल के लिए है, 150 जो है वो पेट्रोल के लिए। इनको घटा करके कितने तक लेके आना था, 50 और घटाना था और मिनिमाइज करना है 35 तक, और आज की डेट में मैं बात करूं तो 10 तक लेके। तो इस तरीके से ये नॉर्म, ठीक है। क्या क्या डेटा है, रुको मैं एक बार यदि स्क्रीन शेयर होगा तो मैं तुम्हें बताता हूँ। स्क्रीन शेयर होता है ना इसमें, एक मिनट। क्या तुमको स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। भारत स्टेज की वो दिख रहे हैं नॉर्म्स और ये सब। देखो भारत स्टेज, देखो 2000 स्टार्ट हुआ, 2000 पहले 2000 में यूरो नॉर्म 1 से एक बार उन्होंने
नेशन वाइड जो है वो स्टार्ट किया था। फिर 2001 में जस्ट नेक्स्ट में ही क्या हुआ, यूरोनॉर्म 2 आ गया। पहले कुछ कंट्रीज, पहले कुछ जो मेन सिटीज थी, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, 2001 में वहां से स्टार्ट किया। 2005 में यूरोनॉर्म 2 जो है, भारत स्टेज 2 जो है वो पूरे नेशन में आ गया था। फिर उसके बाद भारत स्टेज 3 जो है वो कुछ सिटीज में तो 2005 में आ गया था, लेकिन 2010 में भारत स्टेज 3 जो है वो नेशन वाइड एप्लीकेबल हो गया। भारत स्टेज 4 जो है वो 2010 में दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर वगैरह और 13 सिटीज में, और 2017 में भारत स्टेज 4 जो है वो नेशन वाइड एप्लीकेबल हो गए थे। याद होगा तुमको 2017 में एक टाइम पे गाड़ियां बहुत सस्ती हो गई थी, 2017-18 में हुआ था सर। और भारत स्टेज 4 भारत नहीं 2017 में। फिर उसके बाद में भारत स्टेज 5 जो है वो स्किप्ड है, गवर्नमेंट ने बोला सीधे 2020 से नेशन वाइड पूरे कंट्री में भारत स्टेज 6 जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी सारी की सारी गाड़ियां जो भी आ रही है वो BS6 बेस्ड आ रही है, भारत स्टेज 6 वाली गाड़ियां जो है वो चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ डेटा है जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं दिया है, कुछ मॉड्यूल्स वगैरह में रहते हैं। ये जो तुम देख रहे हो ये विकिपीडिया वाले पेज को देख रहे हो तुम, भारत स्टेज करके विकिपीडिया पे सर्च करोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो भारत स्टेज 2, 3, 4, 5 कब से लगा हुआ है वो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है नीचे देखो। भारत स्टेज 2 यूरोनॉर्म 2 1 अप्रैल 2000 से, 3 जो है 1 अप्रैल 2010 से, 4 जो है वो 1 अप्रैल 2017 से, और भारत स्टेज 6 जो है वो 1 अप्रैल 2020 से कहाँ पर नेशन वाइड कब से लागू हुआ है उस वो डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। क्या हुआ गाड़ियां, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से क्या रूल आया, गवर्नमेंट की तरफ से रूल आया गाड़ियां सस्ती इसलिए हो गई थी कि जो पुराने मॉडल पे गाड़ियां होंगी, जो जिनका इंजन यूरोनॉर्म 6 के अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ होगा या इससे पहले वाले में 4 के अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ था, वो गवर्नमेंट की तरफ से सेल करने पे रोक थी। तो उस डेट के पहले उन्हें वो सारी गाड़ियां बेच के खत्म करनी थी, इसलिए हो गया था। ठीक है, इसके बाद में यदि मैं तुम्हें बताऊं किसके बारे में, पेट्रोल वो उसके सल्फर कंटेंट के बारे में, तो सल्फर कंटेंट के बारे में फ्यूल्स के लिए देखते हैं। देखो देखो ये दिख रहा है, अभी जो मैंने बताया था कि क्या BS2 जो था उसमें सल्फर कंटेंट कितना था 500, BS3 350, BS4 में कितना क्या था 50, BS5 स्किप्ड है, BS6 में अभी कितना चल रहा है 10। बताया था अभी ये डेटा मैंने तुमको। तो इस तरीके से मतलब एक पूरा प्लानिंग था कि कैसे 500 से कम करके 350 तक लेके जाना है, फिर उसको 50 तक पहुंचाना है, और अब 10 तक है। और ऐसे ही बाकी अदर पॉल्यूटेंट्स के लिए भी है नॉर्म कि कैसे उनको ग्रेजुअली कम किया गया। क्लियर हो गई बात सबको? यस तो ये कुछ डेटा जो है वो मैंने तुम्हें उसके अकॉर्डिंग बता दिया, जो मतलब जो अभी लेटेस्ट चल रहा है। बाकी ये ऑप्शनल है, उनको याद रखना है, ध्यान रखना है तो रखो, नहीं तो फिर कोई बात। चलो अब आ जाओ वापस। तो इस तरीके से कुछ यूरोनॉर्म और भारत स्टेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हमने देखा यहाँ पर। तो एयर पोल्यूशन और उसको कंट्रोल कैसे करना है उसके बारे में। अब नेक्स्ट देखो एयर पोल्यूशन के बाद में यहाँ पर एयर पोल्यूशन एक्ट जो है वो 1981 में आया। एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट कब आया था? 1981 में आया था। लेकिन ये 1987 में क्या हुआ, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, और 1987 में क्या हुआ, नॉइज पोल्यूशन जो है उससे भी इंक्लूड कर लिया गया था इसके अंदर एयर पोल्यूशन। पता है तुम्हें कि नॉइज पोल्यूशन जो है वो भी एयर पोल्यूशन का ही पार्ट। 1987 में नॉइज पोल्यूशन जो है उसे एयर पोल्यूशन में इंक्लूड कर लिया गया।
नॉइज पोल्यूशन होता क्या है, यदि साउंड 80 डेसिबल से ज्यादा है, 80 डेसिबल से यदि ज्यादा की साउंड है तो उसे हम किस में रख देते हैं, उसे हम नॉइज पोल्यूशन की कैटेगरी में रख देते हैं। यदि जेट वगैरह जो होते हैं उनके थ्रू जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी बात करें तो वो साउंड जो है वो 150 डेसिबल तक होती है। यदि नॉइज पोल्यूशन होगा तो उससे क्या इफेक्ट है, नॉइज पोल्यूशन से क्या होगा, यदि कोई तुम्हारे घर के पास में दिन रात ढोल नगाड़े बजाकर रहे, शादियां चलती रहे, डीजे बजते रहे तो तुम्हारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? चिड़चिड़ापन आएगा। सर मतलब कान और हार्ट दोनों पे प्रभाव पड़ता है उसका। सबसे पहले दिमाग पे प्रभाव पड़ता है, दिमाग खराब होता है, चिड़चिड़ापन होता है, स्ट्रेस लगता है। सबसे पहला प्रभाव तो मानसिक संतुलन हिलता है। धीरे धीरे मानसिक संतुलन हिलता है, फिर तुम जाओगे उससे लड़ाई करने, ठीक है। सबसे पहले हमको उससे बहुत इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस ये सब फील होता है। यदि लंबे टाइम तक ऐसा चलता रहेगा तो उससे क्या होता है, हार्ट बीट जो है वो भी तेज हो सकती है, बीपी वगैरह के पेशेंट जो है उनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है, ठीक है। और साथ में स्ट्रेस होना, नींद नहीं आना और ये सारी चीजें जो है वो भी इनसे होती है। तो नॉइज पोल्यूशन जो है इसका एडवर्स इफेक्ट जो है ये सब देखने को मिलता है। नॉइज पोल्यूशन का कारण क्या है, नॉइज पोल्यूशन का कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण तो यही है, शादी है, मजा लेने के लिए। सर इसके अलावा एक बड़ा जो नॉइज पोल्यूशन का कारण है वो है व्हीकल का जो हॉर्न है, व्हीकल का जो पोल्यूशन है, मतलब नॉइज पोल्यूशन। क्यों? ट्रेन का कार वाले इलाके जो होते हैं वहां पे कंटिन्यूअसली जो गाड़ियां हैं उनके हॉर्न बजते रहते हैं, या हाईवे वगैरह जो है वहां पर ऐसा पोल्यूशन हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तरीका बताओ नॉइज पोल्यूशन से बचने का। गवर्नमेंट की तरफ से तो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट रूल बने हुए नॉइज पोल्यूशन के लिए। कंप्लेन कर दोगे तो लोगों को उसका डीजे वीजे सब उठा के लेके चलेंगे, रात को 10 बजे के बाद मना कर देते हैं क्योंकि 10 बजे के बाद कोई डीजे नहीं बजाएगा। तो रूल्स तो है, ठीक है, फॉलो करने की बात है। दूसरा कि जो ऐसी जगह जहाँ पे स्कूल्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं उन जगहों पे स्ट्रिक्टली जो हॉर्न वगैरह है या ट्रैफिक वगैरह उसकी आवाज पे इनपे प्रोहिबिशन होना चाहिए कि भाई वहां पर आप ज्यादा हॉर्न वगैरह नहीं करोगे। जो हाईवे होते हैं उनके दोनों साइड में यदि पेड़ लगाए जाए तो वो भी साउंड को रोकेंगे, नॉइज पोल्यूशन को कम करेंगे। इसे हम ग्रीन मफलर स्कीम बोलते हैं। क्या तुमने सुना है ग्रीन मफलर स्कीम? क्वेश्चन आएगा कि ग्रीन मफलर स्कीम जो है वो किसके लिए यूज करते हैं, नॉइज पोल्यूशन को रोकने के लिए। मतलब होता है कि पेड़ की हाईवे की दोनों साइड या रोड की दोनों साइड पेड़ लगाए जाए तो उससे भी आवाज रुकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम नॉइज पोल्यूशन जो है उससे बच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो वाटर पोल्यूशन। क्या होता है वो, जल में अवांछित या अनडिजायर्ड जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनका मिलना, उसे हम वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। वाटर पोल्यूशन का मेन रीजन क्या है बताओ चलो। सर घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, कारखानों से निकलने वाले पानी से। बिल्कुल सही बोले, घरों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ, सीवेज जो है वो एक सबसे मुख्य कारण है वाटर पोल्यूशन। सीवेज में भी सबसे ज्यादा यदि हम बात करें तो फीकल मैटर वगैरह जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया और ये सब होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि जल को प्रदूषित कर रहे हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह भी होता है उनके अंदर बहुत सारे। और पहले तो क्या होता था, पहले तो सीधे वो पानी कहाँ चला जाता, घरों से निकल के नदी में, घरों से निकला नाली, नाली से नाला और नाले से नदी में चला गया, अपना पानी जो जा रहा है उसकी हालत खराब होती जाती है। कई बार हमने सुना ऐसा कि गंगा नदी जो है, यमुना नदी जो है, उनका पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया है, बहुत ज्यादा। तो भाई गवर्नमेंट ने क्या देखा, गवर्नमेंट ने देखा इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हो ऐसे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। सर सबसे पहले तो वहाँ अस्थि को नहीं विसर्जन करना चाहिए, ले जाके डालते जा रहे हैं पूरा। लेकिन अब तो कम हो गया है। कोई नहीं है ना। ये की बच्चों को अस्थि विसर्जन से क्या होगा, अस्थि में तो सिर्फ क्या है, अस्थि में क्या है, नहीं सर, सर लेकिन नहा रहे हैं। कैल्शियम। अस्थि मतलब पूरा बोल लेकर पूरे डालते हो।
नहीं सर, लेकिन वो बहुत ज्यादा पॉल्यूट करते हैं। ऐसे घर में मतलब बोलते हैं कि लॉकडाउन के टाइम कोई नहीं ले जाता था तो कितना अच्छा हो गया था वहां का पानी, और अभी देखोगे तो वही का वही है पूरा। तो ये जो अस्थि विसर्जन है या ये जो रिचुअल्स हैं वो तो बहुत कम है, उसमें तो बहुत कम अमाउंट में, वो भी क्या है, मेनली मिनरल्स है, वो नॉर्मल मिनरल्स है, वो पॉल्यूटेंट्स तो नहीं। मतलब अस्थि कोई ने जला भी दिया ना तो उसके अंदर जलाने के बाद जो राख बची है उसके अंदर तो कैल्शियम वगैरह, मैग्नीशियम, यही सब होगा, ठीक है। उसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल मुझे नहीं लगता कि ऐसे है कुछ खास, ठीक है। वो कोई बहुत पूरी की पूरी बॉडी भी तो डाल देते हैं कोई कोई, और उसमें जो वायरस होता है बॉडी वहां देते हैं तो दैट इज रॉन्ग। लेकिन वैसे ऐसा करते नहीं, अपने हिंदू धर्म में तो ऐसा नहीं है, कोई ऐसा कोई ठीक है। तो जो वाटर पॉल्यूशन होता है उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो हमारे सीवेज का है। उसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट है कि जो इंडस्ट्रीज होती है उनसे जो वेस्ट वाटर निकलता है वो, तो सेकंड एक बिग रीजन है वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला भाई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ। गंगा एक्शन प्लान लेके आई, यमुना एक्शन प्लान लेकर के आई थी गवर्नमेंट 1986 के आसपास में। तो गंगा यमुना एक्शन प्लान में उनके अकॉर्डिंग थे कि जो भी मेजर सिटीज है या जो भी सिटी से वेस्ट जो है वो सीधे रिवर में जा रहा है, तो उसके रिवर में जाने से पहले वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से होकर गुजरेगा, जहां पर उससे कचरा जो है वो सेपरेट कर दिया, ठीक है, उसे क्लीन कर लिया जाएगा। तो अब ये हमने पढ़ा हुआ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, बहुत से टीचर जो है वो इस टॉपिक में पढ़ाते हैं, बट मैंने तुम्हें माइक्रोब्स वाले चैप्टर में पढ़ा दिया था। तो इस तरीके से वाटर पॉल्यूशन जो है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ एग्जांपल है वाटर पॉल्यूशन के, उसमें एक मिनीमाटा डिजीज वाला एग्जांपल है। मरकरी पॉइजनिंग की वजह से क्या हुआ था, जापान में मिनीमाटा जो जगह है वहां पर इंडस्ट्रीज से मरकरी जो है उसका वो कहां पे आता, वो वहां की जो तालाब वगैरह थे उनके अंदर कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, मछलियों ने खाया, मछलियां मर गई, उनको जिन लोगों ने खाया उनके ऊपर भी उसका हार्मफुल इफेक्ट हुआ, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स वगैरह भी आने लगे, ठीक है। तो मिनीमाटा डिजीज के बारे में पूछेंगे कि किसकी पॉइजनिंग की वजह से हुआ, तो मरकरी की पॉइजनिंग से हुआ था जापान में, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल यहाँ पर। वाटर पॉल्यूशन के लिए, वाटर पॉल्यूशन का जो एक और भी रीजन है वो एग्रीकल्चरल वेस्ट या फर्टिलाइजर्स भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने खेत में खाद DDT केमिकल फर्टिलाइजर DDT डाल दो, ठीक है, DDT डाल दो और केमिकल फर्टिलाइजर डाल दो, दोनों का इफेक्ट देखना कैसे। एक तो पहले केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर मतलब जान रहे हो क्या, खाद जिसके अंदर क्या है बहुत ज्यादा मात्रा में, खाद में क्या होता है, यूरिया। यूरिया होता है, यस हाँ यूरिया। यूरिया से प्लांट को क्या हो जाता है, यूरिया क्यों डाला तुमने, बोलो यूरिया क्यों डाला, नाइट्रोजन के, यानी उस खाद में नाइट्रोजन है और फास्फोरस है और पोटेशियम है, ऐसे सब कंपाउंड तुमने खेत में यूरिया या खाद जो है वो डाल दिया। सिंचाई की, अब सिंचाई करने के बाद क्या होगा कि यदि हम खेतों में ओवर मतलब इरिगेशन करते हैं तो हो सकता है कि वो मिनरल वहां से पानी के साथ बह करके कुछ तो जमीन पे चला जाएगा, कुछ वहां से बह के चला जाएगा। यदि आसपास में कोई तालाब है तो उस तालाब में वो चला जाएगा, तालाब में चला गया फिर क्या होगा, तालाब में नाइट्रोजन की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाएगी। तो क्या किसको मजा आएगा, क्या किसको मजा आएगा, मछलियों को मजा आएगा क्या, नहीं सर, उसको खाएगी सर। यदि खेत में नाइट्रोजन फास्फोरस डाल रहे थे तो प्लांट को मजा आ रहा था, ऐसे ही वो बह करके कहां चला गया, तालाब में, तो तालाब में किसको मजा आएगा, बोलो सर मछली को। मछली को, एलगी सर, मछली को, फाइटोप्लैंक्टन्स को मजा आएगा, एल्गी को मजा आएगा। भाई एल्गी को ग्रोथ करना है तो उन्हें ज्यादा नाइट्रोजन फास्फोरस ये सब चाहिए, मछली को तो जो भी मिलेगा वो एल्गी को खाने से ही मिलेगा, क्या मतलब सॉरी ज़ूप्लैंक्टन्स या वो फूड चेन के थ्रू जाए। तो यदि हम कुछ ऐसे केमिकल खेत में डाल रहे हैं जिनमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम ये सब जो फर्टिलाइजिंग सब्सटेंस ज्यादा है, यदि वो बह के वहां से कहां चला जाता है, तालाब में चला जाता है,
तो तालाब में क्या होगा, उन पदार्थों की मात्रा बढ़ जाएगी जो एल्गी को ग्रोथ करने के लिए चाहिए। अब एल्गी को आ गया मजा, एल्गी जो है वो फटाफट ग्रोथ करे जा रही, मल्टीप्लाई करे जा रही, क्या होगा, थोड़े ही दिनों में वो पूरे तालाब के ऊपर एक काई जैसे बना देगी, ग्रीन लेयर जैसे बना देगी कि नहीं। बिल्कुल यही होता है जब यदि सीवेज वाला पानी, जो गंदगी वाला पानी है, वो किसी तालाब में चला जाए तो क्या होगा, तालाब में ऐसे ही जो उर्वरक पदार्थ है वो बहुत सारे बनते आते जाएंगे, जिसकी वजह से एल्गी जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो करने लग जाएगी और उसे हम बोलते हैं एल्गल ब्लूमिंग। एल्गल ब्लूमिंग होगी तो क्या होगा, अब एल्गी ने एक पूरी परत बना दी, लाइट जो है वो पेनिट्रेट करके नीचे नहीं जा पाएगी, क्या होगा, ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी, मछलियां मर जाएगी नीचे पानी। अभी तो कुछ एल्गी थे, कुछ प्लांट्स थे जो पानी के अंदर डूबे हुए रहते थे, उनको लाइट नहीं मिलती तो वो मरने लग जाएंगे, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लग जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लग जाएगी तो बेचारी मछलियां जो है वो, या जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो मरने लग जाएंगे। ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, वो तालाब जो है वो क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर जीव मरने लग जाएंगे, उससे बदबू आने लग जाएगी, वो प्रदूषित होने लग जाएगा, उसे हम क्या बोल देते हैं, यूट्रॉफिकेशन, सुपोषण। जीव का सुपोषण हो गया, तालाब का सुपोषण हो गया। मैंने तुमको ये बता दिया कि एग्रीकल्चरल जो वेस्ट है, जिनमें हम किसकी बात कर रहे हैं, खाद की बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं, या सीवेज वाला पानी जो है जिसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में ऐसे पोषक पदार्थ होते हैं, यदि वो नदी में चला जाए तो किस तरीके से सुपोषण होता है तालाब का या झील। सुपोषण प्राकृतिक रूप से भी होता है, यदि कोई झील है या तालाब, उसमें प्राकृतिक रूप से भी जीव उग रहे हैं, कुछ मर रहे हैं, फिर नए पादप उग रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी सुपोषण होता है। लेकिन नेचुरल यूट्रॉफिकेशन जो है वो काफी स्लो प्रोसेस के थ्रू होता है। लेकिन यदि ऐसे खाद चला गया या सीवेज का पानी चला गया तो वही बहुत तेजी से हो जाता है, जिसे हम कल्चरल यूट्रॉफिकेशन बोल देते हैं या फिर एक्सेलरेटेड यूट्रॉफिकेशन बोल देते हैं। तो इस तरीके से जल प्रदूषण की वजह से झील का या तालाब का सुपोषण भी होता है और उससे उसके अंदर जो जीव रह रहे बहुत सारे मारे जाएंगे। इनिशियली तो क्या हुआ, इनिशियली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जब एल्गी का अमाउंट बढ़ता गया तब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बट ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, नेट प्रोडक्टिविटी कम, सारे जीव मरने लगेंगे। ठीक है, देन इसके बाद में ये तो हमने देख लिया कि क्या होता है, वाटर पोल्यूशन किस किस वजह से हो रहा है और उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। अब इसकी भी एक केस स्टडी हमारी एनसीईआरटी में दी है, किस जगह की दी हुई है, कैलिफोर्निया की। कैलिफोर्निया में एक जगह है आफ्टर के पास में एक यूनिवर्सिटी है, हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी, लग रहा है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के नाम पे बनाई होगी, हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों ने ये आफ्टर के जो सिविलियन थे, यहाँ के जो नेटिव पीपल थे, जो वहाँ के सिविलियन थे, उनके साथ में कोलैबोरेट किया, यानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और गांव के लोगों ने आफ्टर जो है वो उनके लोगों ने मिलकर के क्या किया, उन लोगों ने मिलकर के प्लानिंग की कि प्राकृतिक रूप से कैसे इस सीवेज का ट्रीटमेंट किया जा सकता। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पास में जो खाली जगह थी वहां पर ऐसे बड़े-बड़े 6 इंटरकनेक्टेड या कि मार्शी फील्ड बनाए, आपस में कनेक्टेड थे। ठीक है, और क्या किया, सबसे पहले इसे एक जगह पे लेके आया मान लो और यहाँ पे लाकर के पानी को रोका तो क्या होगा, सेडिमेंटेशन होगा। धीरे-धीरे यहाँ पर जो हैवी मेटल्स वगैरह जो थे, तो भारी पदार्थ जो धीरे-धीरे क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, और जो ऊपर वाला पानी है थोड़ी देर छोड़ दिया ताकि सेडिमेंट हो जाए, फिर इसको ओपन कर दिया, क्या होगा, पानी दूसरे कंपार्टमेंट में, तब क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो पानी आया अभी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी बहुत सारा अभी भी टॉक्सिक सब्सटेंस विषैले पदार्थ जो वो उपस्थित है। उन्होंने पता किया कि कौन से ऐसे जीव है, एल्गी है, बैक्टीरिया है जो इन पदार्थों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और पानी को क्लीन कर सकते हैं, उन्हें वहां पर डाल के वो उगने लगे, न्यूट्रिएंट मिल रहा है वो उगने लग गए। फिर इस तरीके से क्या हो, बहुत सारे टॉक्सिक पदार्थ कम हो गए, फिर उन्होंने पानी को दूसरे फील्ड में डाल दिया। तो ऐसे 6 इंटरकनेक्टेड फील्ड थे जो 60 हेक्टेयर जमीन में फैली हुई थी, 60 6 interconnected links which were spread in 60 hectares, और ऐसे उन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रकार के एल्गी,
बैक्टीरिया, प्लांट्स, इन सबको उगा करके उस पानी को क्लीन किया और वहां पर एक इतना बढ़िया इकोसिस्टम बना दिया कि बहुत सारे डाइवर्स प्रकार के अलग अलग प्रकार के पादप, जंतु, ये सभी वहां पर उग पा रहे, रह पा रहे। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, तो इस एसोसिएशन को बोलते हैं, हम लोगों को बोलते हैं FOAM, बराबर में फ्रेंड्स ऑफ आर्क्टा मार्श। फ्रेंड्स ऑफ आर्क्टा मार्श उन लोकल लोगों का ग्रुप है जो क्या करता है, जो देख रेख करता है किसका, ये जो अभी मैंने बताया था कि 6 इंटरकनेक्टेड मार्शी एरियाज थे। तो ये प्राकृतिक रूप से वाटर पॉल्यूशन को ट्रीट करने का एक तरीका था। क्लियर हो गई क्या बात, समझ गई क्या? अब इसके अलावा एक और भी चीज तो हमारी एनसीईआरटी में दी है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज जो है उसकी प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्यों सीवेज की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। मेन कंपोनेंट जो है क्या है, एक्सक्रीटा है भाई, ह्यूमन वेस्ट या एक्सक्रीटा है, उसकी वजह से मेन प्रॉब्लम चल रही है। और एक्सक्रीटा जो है, हम टॉयलेट जाते हैं, फ्लश करते हैं, पानी के साथ बह करके जाता है भी, तो वो पॉल्यूशन कर रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा प्लान आया कि भाई वाटर का यूज कम से कम हो और जो इको फ्रेंडली टॉयलेट, जिसको हम इको सैंड टॉयलेट बोलते हैं, जो केरला वगैरह में और श्रीलंका वगैरह में काफी यूज किया जाता है, उसको यूज किया जाए और जो फिकल मैटर है उससे क्या बना लिया जाए, खाद बना के उसे यूज किया जाए, मैन्योर वगैरह जो उससे बना लिया जाए। तो उस तरीके से भी वाटर पोल्यूशन जो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब एक बात रहेगी कौन सी, कि यदि खेत में डीडीटी का छिड़काव किया है तो क्या होगा, डीडीटी का छिड़काव करेंगे तो क्या होगा। देखो डीडीटी जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, बायोमैग्निफिकेशन होता है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में जाने के बाद मेटाबोलाइज नहीं होते हैं, बल्कि जो हमारी बॉडी, हमारी सेल के अंदर जो या कोई भी ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन जो होती है, उस मेम्ब्रेन में जाकर के रुक जाते हैं, बाहर निकलते हैं। तो यदि ऐसा कोई सब्सटेंस है, डीडीटी हो सकता है, उसके अलावा मर्करी वगैरह, लेड वगैरह, ये जो मेटल है, इनके भी बायोमैग्निफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो डीडीटी जो है वो, सपोज तुमने खेत में डीडीटी छिड़काव किया, पानी के साथ बह के कहां चला गया, तालाब में चला गया। तो तालाब में क्या होगा, जो फाइटोप्लैंक्टन से उनके अंदर, या जूप्लैंक्टन जो पानी पी रहे हैं उनके अंदर आ जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन के अंदर आ गया। जूप्लैंक्टन से किसके अंदर आ जाएगा, छोटी फिश के अंदर, और स्मॉल फिश से किसके अंदर आ जाएगा, लार्ज फिश के अंदर आ जाएगा। लार्ज फिश से किसके अंदर आ जाएगा, Appreciating birds. नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे इनका अमाउंट बढ़ता जाता है, लगभग 10 गुना होता जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि इनकी बॉडी के अंदर डीडीटी का कंटेंट इतना बढ़ता जाता है, इसको बायोमैग्निफिकेशन बोल रहे हैं। तो इस बायोमैग्निफिकेशन की वजह से होगा क्या, कि बर्ड जो है उसकी एज जो है, उसका एज सेल जो है वो कैसा हो जाएगा, वो थिन टाइप का हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और बच्चा इमेच्योर कंडीशन में, बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हुआ नहीं, शेल टूट गया, ऐसा कुछ कंडीशन वहां पर हो जाती है। तो इस तरीके से ये हार्म करता है बायोमैग्निफिकेशन के थ्रू। तो ये भी एक वाटर पॉल्यूशन। सर, हां बच्चे, सर डीडीटी का लेवल बढ़ेगा कैसे, कम नहीं होगा, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे में जाएगा तो। जैसे मान लो एक स्मॉल फिश ने 10 जूप्लैंक्टन्स को खाया, तो इसके अंदर जितना था उसका 10 गुना हो जाएगा। हाँ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बायोमैग्निफिकेशन होता है। हाँ, पेस्टिसाइड का होगा, मेटल वगैरह का भी होगा। ठीक है, अब इसके बाद में, अच्छा बीओडी वगैरह के बारे में मैंने तुमको तभी बताया था जब हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लान पढ़ा था, याद है वो सबको? Yes, sir. है। अच्छा बताओ, किसी पॉल्यूटेड वाटर में डीडीटी का अमाउंट बढ़ जाए तो उसका बीओडी बढ़ेगा कि कम होगा, कि उतना ही रहेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। Increase. इंक्रीज होगा, रिमेन सेम। बीओडी क्या होता है? Biological oxygen. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। डिमांड क्या होता है वो? सर पॉल्यूटेड को बताता है, जितना ज्यादा पॉल्यूशन रहेगा उतना ज्यादा। Sir, it measures the rate of uptake of oxygen by microorganism in a sample of water. 1 1 liter. लीटर। 1 liter. sir. किसके लिए अपटेक कर रहा है वो ऑक्सीजन? किसके लिए अपटेक कर?
सर रूप में रहने वाले जो जीव है उसके- सर अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में विघटित करने के लिए जो यूज होता है। ऑर्गेनिक मैटर जो था उसको अपघटित करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, इसको डिकम्पोज करने के लिए ताकि उसको ऑक्सीजन ताकि उसको तोड़ पाए। अब बीओडी को थोड़ी तोड़ रहा है कोई, ये सर इसको डीडीटी को थोड़ी तोड़ रहा है कोई। नो सर 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 डीडीटी भी तो एक पॉल्यूटेड है ना, पर उसको कोई ऑर्गेनिज्म अपनी मेटाबॉलिज्म के लिए ब्रेक थोड़ी कर रहा है, तो जाके उसके अंदर इकट्ठा हो गया बस। आई बात समझ में? यदि इस डीडीटी की जगह पे कोई कार्बोहाइड्रेट होता, कोई प्रोटीन होता, कोई लिपिड होता या कुछ होता, तब तो उसको ब्रेक करता वो। लेकिन डीडीटी तो क्या है, केमिकल है जो उसकी बॉडी में जाके इकट्ठा हो जाता है बस। आई बात समझ में? तो वाटर पॉल्यूशन में भी ये जो बीओडी है ये किसको बताता है? ये ऑर्गेनिक मैटर को बताता है कि ऑर्गेनिक मैटर कितना ज्यादा है। आई बात समझ में? फीकल मैटर वगैरह ज्यादा होगा या ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा होंगे जिसको ऑर्गेनिज्म ब्रेक करता है, ऑक्सीडाइज करता है, तो उसकी मात्रा को बताता है ये बीओडी। समझ गए क्या? यस सर। Yes, sir. तो इसे ये ध्यान रखना, यहाँ पे तुम गलत कर सकते हो, तुम दोनों चीजों को सेम मत समझना। जब नाइट्रोजन, फास्फोरस, खाद ये सब गया तब तो बीओडी बढ़ी थी। क्यों? क्योंकि फिर अंदर जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मरने लगे, उनका नंबर बढ़ गया, मरने लगे, तो फिर वहां पर तो बीओडी बढ़ा था, है ना? वहां पर तो हमें समझ में आ रहा था कि बीओडी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, एल्गी बढ़ा, फिर एल्गी की वजह से बहुत सारे जीव मर गए वहां पर, या कोई ऑर्गेनिक कंपोनेंट आया है सीवेज के साथ में, तो इन सब की वजह से बीओडी बढ़ा, तो समझ में आएगा। बट डीडीटी की वजह से बीओडी नहीं बढ़ेगा, डीडीटी की वजह से तो सिर्फ क्या होगा, आयन ऑक्सीडेशन। चलो वाटर पॉल्यूशन हमने बहुत सारा पढ़ लिया है, अब क्या पढ़ना है नेक्स्ट? सर एक क्वेश्चन डाली हूँ, देखो तो एक बार, खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड डीडीटी वाला। चलो देख ही लेते हैं। हाँ सर देखिए, नींद नहीं आएगा नहीं तो। तुमको नींद नहीं आएगा? हाँ वो ना वही दिमाग में घूमते रहता है। अच्छी बात है, नींद नहीं आएगा तो पढ़ लेना। और रात को भी आजकल आप ही दिखते हो सर, ऐसे लगता है पढ़ाते। मम्मी मम्मी हंस रही थी। अच्छा देखो, चलिए खाद्य श्रृंखला में अधिकतम डीडीटी की सांद्रता किसमें होगी? समुद्री गल, सीगल जो है वो एक बर्ड है, नहीं पता था? सीगल नहीं बर्ड है जो मछलियों को खाता है। सीगल जो है वो एक ऐसी बर्ड है जो मछलियों को खाता है, तो उसमें सबसे ज्यादा। सर ये चारों का श्रृंखला को बता दो ना एक बार। जी वो चारों जो लिखा ना, सबसे पहले पादप प्लवक आएगा, उसके बाद ईल आएगा, फिर केकड़ा, फिर समुद्री गल। नहीं नहीं, देखो तो अलग अलग तरीके से है ये। तुम्हें इसमें ना देखो, केकड़ा जो है वो तो क्रस्टेशियंस वगैरह, ये तो ज़ूप्लैंक्टन वगैरह को खाएगा, या कोई स्मॉल यदि माइक्रोबियल इंसेक्ट होगा उसको खा लेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पादप प्लवक आएगा, फिर पादप प्लवक के बाद जंतु प्लवक दिया नहीं है, फिर आएगा केकड़ा, और ईल जो है वो फिश है। फिश ऐसी तो होती है ईल, और सीगल जो है वो लास्ट में है। समझ गए क्या? केकड़ा वाला इकोसिस्टम अलग चलेगा, केकड़े को नहीं खाते हैं, ठीक है? ईल और ईल के बाद में समुद्री गल। हाँ सर थैंक यू। चलो इसके बाद में वाटर पॉल्यूशन जो है वो और उसका कंट्रोल हमने पढ़ लिया। फिर कितने बजे तक हमारी क्लास है? अरे हम बहुत देर तक पढ़ चुके, तुम बोल भी नहीं रहे हो। चलो ठीक है, हो गया सर। हाँ इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। चलो चलो ओके थैंक यू। ओके सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। टाटा।